नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन के भीतर कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं। एक आंदोलन गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर भी है। किसी आंदोलन जीवी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास 100 दलीलें होती हैं। सभी की रिहाई की बात प्रमुखता से जगह हासिल नहीं कर पाती है और जगह मिलने के बाद भी रिहाई पर फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है, किसी आंदोलन में जाकर लोकतांत्रिकता का अभ्यास करते रहना जोखिम भरा काम है। जो कभी किसी आंदोलन में नहीं गए, उन्हें यह समझना चाहिए कि मतदान करना एकमात्र काम नहीं है। वो एक दिन का और कुछ घंटों का काम है। उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है 5 साल तक सरकारों के फैसलों और कार्यों पर नजर रखना और सवाल करना, अपने अधिकार के लिए भी और दूसरों के अधिकार के लिए भी। आज का प्राइम टाइम एक ऐसे लोकतंत्र जीवी की कहानी से शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है नवदीप कौर। नारे लगा रही नवदीप कौर 24 साल की हैं और पंजाब के मुक्तसर साहिब की रहने वाली हैं। सोनीपत के कोंडली में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था। 12 जनवरी को नवदीप कौर गिरफ्तार कर ली गई। करनाल जेल में बंद हैं। पुलिस ने नवदीप पर कई तरह की धाराएं लगा दी हैं। घातक हथियार रखने, गैर कानूनी असेंबली, दंगाई गतिविधियां वगैरह की धाराएं लगाई गई हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि नवदीप को जब पुलिस ने हटने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर छड़ी, स्टिक और पत्थर से हमला कर दिया। यह साफ नहीं है कि छड़ी ही घातक हथियार है या पुलिस को नवदीप से वाकई घातक हथियार मिले हैं। पुलिस का दावा है कि मजदूरों के हमले से 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक महिला सिपाही भी है। नवदीप कौर की 2 बार जमानत रद्द हो गई। नवदीप के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने कथित तौर पर नवदीप को मारा है, उसे यौन प्रताड़ना दी गई है। पुलिस इससे इनकार करती है। इस वीडियो में नवदीप मारने की बात कर रही हैं। इनको पीट के भगाया है। अभी सामने बोले पीट के भगाया, आज भी पीटेंगे भाई, अगर आ गया तो जो वीडियो बना रहे बना लो। पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है और अतिरिक्त मुख्य सचिव से कहा है कि मामले की जांच करें। नवदीप दलित हैं और नवदीप की रिहाई को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भांजी मीना हैरिस, कनाडा की कवयित्री रूपी कौर, पंजाबी गायक जैजी बी ने अपील की है। ऑनलाइन अभियान भी चल रहा है। नवदीप की बहन राजवीर का कहना है कि किसान आंदोलन के बीच 1500 मजदूरों की मार्च में नवदीप ने हिस्सा लिया था। थाने में कथित तौर पर पुलिस ने मारा है और यौन हमला हुआ है। उन्होंने 1500 मजदूरों को लेके किसान आंदोलन के अंदर मार्च किया, जिसकी वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है कि अगर किसान मजदूरों की यूनिटी होती है तो जो सरकार है वो बुरी तरह से फंसती है। जो उसके ऊपर वायलेंस हुई है कस्टडी के अंदर, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, जो पुरुष कर्मचारियों द्वारा उसको थाने के अंदर पीटा गया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। नवदीप के साथ साथ शिव कुमार की रिहाई की भी मांग हो रही है। हरियाणा के शिव कुमार मजदूर अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नवदीप की बहन राजवीर का कहना है कि शिव कुमार के परिजनों को सूचना तक नहीं दी गई और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह उनका दावा है। नवदीप के साथ शिव कुमार की रिहाई की भी बात होनी चाहिए, कहती हैं। वो दूसरों मजदूरों के लिए भी मतलब उसके पैसे जैसे जिसके रुक जाते थे वो पैसों के चक्कर में, उनके पैसे दिलवाने के चक्कर में आप भी मजदूरों के साथ मिलकर वो रहता था और वह 16 जनवरी को गिरफ्तार किया। हमें 30 जनवरी को पता लगा, उसमें 10 दिन का रिमांड भी हो गया। हमें पता भी नहीं लगा कि इतने दिन तक कहाँ रहा कहाँ नहीं। मजदूर संगठन में काम करने वाली नवदीप नवंबर से ही किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। भूमिका सरस्वती ने नवदीप का तभी एक इंटरव्यू किया था। हम 26 तारीख का कॉल था लेकिन 27 को यहाँ पे शुरू हुआ है। 27 से हम यहीं पे हैं। कितने फैमिली के साथ हो, कैसे? नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से आए हुए हैं और ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप खेती करते हैं? आपके घर वाले? हमारे घर वाले मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे आए हुए हैं या फिर मजदूरों की तरफ से आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो किसान है वही है,
क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं, अगर जमीनें जाएंगी सिर्फ किसानों की नहीं जाएंगी, मजदूर भी वहाँ पे मजदूरी करते तो खेती से सब कुछ चलता है। तो इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। अधिकारों की समझ के बगैर किसी आंदोलन में भागीदारी का मतलब नहीं रह जाता। नवदीप अपने अधिकारों की समझ से लैस हैं और भूमिका को लेकर मुस्तैद भी। आंदोलन में जाने वाले लोग ही समय समय पर सत्ता को जवाबदेह और मानवीय बनाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को प्रधानमंत्री की आंदोलन जीवी परजीवी वाली बात जमी नहीं है। जो आंदोलन करने वाले लोग सच के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, कौम के लिए लड़ते हैं, देशभक्त होते हैं, वो आंदोलन कर, अभी मोदी साहब ने उनको आंदोलन जीवी कहा है, तो हम तो आंदोलन जीवी कहें या आंदोलनकारी कहें, हमें इस पर फख्र है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई कारपोरेट के पक्ष में या कोई जो पूंजीपति हैं उसके पक्ष में कुछ पॉलिसी बनाने के लिए हो रहा है। ये एक हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन्होंने आंदोलन किया है, आंदोलन की वजह से ही समाज में कुछ डेमोक्रेटाइजेशन या समाज में कुछ अच्छी वैल्यू सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है। आंदोलन करना मुश्किल होता जा रहा है। 26 जनवरी की हिंसा में हुई गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तार लोगों के परिजनों और वकीलों का दावा पुलिस के दावे से अलग है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन किसानों को कानूनी मदद देने के लिए वकीलों की एक टीम बनाई है। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग बिना किसी प्रमाण के गिरफ्तार किए गए हैं। गुरमुख सिंह 80 साल के हैं, जीत सिंह 70 साल के। दोनों भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में 20-20 साल काम कर चुके हैं। गुरमुख सिंह 1984 में रिटायर हुए और जीत सिंह 1989 में, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। दोनों का गांव 120 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरमुख सिंह 1965 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। गुरमुख और जीत सिंह को 26 जनवरी की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन पर यूएपीए नहीं लगा है। जिन 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से कई 60 साल से ऊपर के भी हैं। क्या 80 साल के गुरमुख सिंह भी हिंसा कर सकते हैं? अस्सी साल के पूर्व सैनिक गुरमुख सिंह तिहाड़ में बंद हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहब के समसपुर सिंघा गांव का यह बुजुर्ग भी आंदोलन की आवाज बनने आया था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांव में धर्मी फौजी के नाम से मशहूर गुरमुख सिंह 2 दशक तक फौज में रहे। सूबेदार के तौर पर 1984 में रिटायर हुए। दिल्ली पुलिस ने ललकारिया कि भी तुसीं इत्थों छड्ड के चले जाओ, भी तुहानूं असीं नुकसान करांगे तुहाडा। ते गुरमुख सिंह समशपुर उस टाइम उत्थे मोर्चे की अगवाई कर रहे सी। वो कहंदे भी असीं छड्ड के नहीं जावांगे ते असीं इत्थे मरन लई तैयार हैं। ते उस करके वो पुलिस ने उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया जी, भी तुहाडी गिरफ्तारी कर लेनी है। ते गिरफ्तार होने लई तैयार हो गए, गिरफ्तार करके उन्होंने। फौज से रिटायर 70 साल के जीत सिंह भी सलाखों के पीछे दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं। 2 दशक फौज में गुजारने के बाद 1989 में रिटायर हुए। पंजाब के संगरूर जिले के खानौड़ी कला गांव के जीत सिंह को भी दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया। बेटे की राह तकती मां। 21 साल का इकलौता बेटा सुनील आंदोलन से जुड़ा था। हरियाणा के कैथल के कसान गांव से रोज टिकरी बॉर्डर दूध सब्जियां पहुंचाता था, लेकिन 26 जनवरी को जब गया तो फिर लौटा नहीं। उसके बाद से सलाखों के पीछे है। उस पर धारा 307 भी लगी है। किसान आंदोलन में कैसे शामिल हो? बस जो दूध दाद लेके सब्जी सुब्जी लेके बीज जाया करता। तो कहाँ से पकड़ा, कुछ आपको पता है? कौन से बोर्ड जी फोन आया था, कल 13 दिन हो गए थे उसकी, कल ही आया फोन। वो कह रहा था, मैंने कहा पूछा बेटा कोई रोवर उधर, मैंने बोला ना माजी हम तो डिग्री बॉर्डर पे थे और वहाँ से ठाए ना, और कोई भीड़ थी ना कुछ नहीं था, डिग्री बॉर्डर पर ठाए। कैथल के इसी कसान गांव का दीपक भी तिहाड़ में बंद है। सुनील के साथ 18 साल का दीपक भी आंदोलन करते गांव वालों की मदद में जुटा था। रोजाना गांव वालों से इकट्ठा करके जरूरी सामान लेकर जाता और फिर वापस आ जाता। दोनों के परिवारों ने तिहाड़ के 4 बार चक्कर लगाए, लेकिन बेटे से मुलाकात नहीं हो पाई।
ये दूध दाद लेके जाया करता थी वहाँ आंदोलन में। वहाँ फिर 26 जनवरी में बालक से थे अपना हुए ट्रैक्टर लैग लिए, वहाँ से पुलिस ने उठा लिए, नांगलोई थाना में अरेस्ट कर लिए थे। फिर मैं जेल में त्याड़ देड़ में तो क्या कहा गया आपको जब मिलने गए उनसे? क्या तो यही कहते हैं आलू टाइम नहीं है, कोई यहाँ जवाब नहीं देते। कितनी बार कोशिश की आपने? 4 बार जा ली थी, कोई मिलन का टाइम मन देते। जेल में बंद ऐसे 121 लोगों की लड़ाई लड़ने का फैसला दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। 120 लोग 21 लोग पकड़े गए थे। इसमें हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो अब इनके जमानतें लगानी शुरू की। 3 लोगों की कल जमानत हुई है। जिनकी गिरफ्तारी हो गई उनके परिवार को तो उनका पता है, पर जो लापता हैं उनके परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। अपनों की गुमशुदगी को लेकर दर्जनों परिवार हरियाणा और पंजाब के इसी अंधेरे में हैं। हरियाणा के जिंद के कंडेला गांव का बजिंदर सिंह आंदोलन में शामिल होने तो आया था मगर लापता है। गांव वालों ने 26 जनवरी को आखिरी बार उसको नांगलोई के पास देखा। वहाँ नांगलोई से थाने से आए थे, आज 2 पुलिस वाले थे, वो पूछ रहे थे कैसे कैसे गया था, और माम ने तो खुद पता नहीं था, मानू पता होता तो माम को जान दिया उसने। इनकी राह आसान करने की कोशिश जरूर चल रही है, पर सफर मुश्किलों भरा है। पहले लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर ही सिमटी थी, पर अब खुद की भी लड़ाई लड़नी होगी। कानूनी पेचीदगियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही, जिसको लेकर इनकी चिंताएं भी हैं और सामने चुनौतियां भी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद से लगभग 145 से ज्यादा किसान लापता हुए थे, जिसमें से अभी तक 24 किसानों का पता ही नहीं चल पा रहा है। ये सभी किसान ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली आए थे। किसान मोर्चे का कहना है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर उनका सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस इनकार करती है। इन लापता लोगों में 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल के जवान तक हैं। लुधियाना के गांव इकोलाहा में रहने वाली 45 साल की परमजीत कौर अपने 75 साल के पिता जोरावर सिंह की तस्वीर दिखाकर भावुक हो जाती हैं। जोरावर सिंह अपने गांव के एक साथी के साथ 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली आए थे। तब से उनका पता नहीं चल सका है। अब तक पुलिस ने उनके जेल में होने की खबर नहीं दी है। 75 साल का बुजुर्ग ना तो पुलिस के साथ हाथापाई कर सकता है और ना लाल किले के अंदर जाकर तोड़फोड़। फिर ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ भी कई बजुर्ग हॉस्पिटल च ने, कई बजुर्ग ਨੂੰ मतलब पुलिस फड़ के लै गई। भी जेल च भी मेरी यही हाथ जोड़ के बेनती है। हरियाणा में हिसार जिले के रहने वाले 48 साल के महासिंह भी अपने गांव वालों के साथ ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली आए थे, लेकिन 26 तारीख से उनकी कोई खबर नहीं है। उनका नाम भी गिरफ्तार होने वालों की लिस्ट में नहीं है। 25 से 26 तारीख को टिकरी बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर मोर्चा में शामिल हुए थे और उस दिन से उनका कोई भी पता नहीं चल रहा। हमने सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर सभी जगह है उनको देखा, वो कहीं नहीं मिले और ना ही कोई जानकारी मिली। और मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लापता है उनकी डिटेल दी जाए, उनके घर वालों को सूचित किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को ढूंढने और गिरफ्तार किसानों को कानूनी सहायता देने के लिए अपना लीगल सेल बनाया है। लीगल सेल के प्रमुख प्रेम सिंह भंगू का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस लापता किसानों की जानकारी नहीं देती है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी मांगने के लिए याचिका दाखिल करेंगे। लेटेस्ट अब 24 पीपल हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो घर कब लौटते हैं या किसी जेल में पाए जाते हैं, तो उसके लिए अभी हो सकता है 2-4 दिन और लग जाएं। तो अगर फिर भी कोई पता नहीं चलेगा तो जो कानून की प्रक्रिया है तो हाई कोर्ट में जाएंगे। क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है डिटेल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस कोऑपरेट करती है तो ये लोग लापता ही ना होते। अपनों की जानकारी के लिए हर रोज 24 परिवार पुलिस थानों से लेकर
कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 26 जनवरी के दिन भीड़ कैसे लाल किले तक आ गई, इसकी जवाबदेही कब तय होगी, इसका जवाब आना बाकी है। उस दिन लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर निशान साहिब फहराने वाले दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साल के नवरीत सिंह की मौत को लेकर उनके परिवार के लोगों ने पुलिस के दावे पर सवाल किया है। नवरीत के दादाजी का कहना है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली की पुष्टि नहीं होती है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब प्रियंका गांधी नवरीत के अरदास में हिस्सा लेने गई थी। तब भी नवरीत के दादाजी ने कहा था कि पुलिस का दावा सही नहीं है, उनके पोते को गोली मारी गई है। क्या नवरीत की मौत को लेकर दो अलग अलग दावों की रिपोर्टिंग करना अपराध है? क्या भारत की जनता ने यह तय कर लिया है कि पुलिस के दावे को ही अंतिम माना जाएगा और जो सवाल करेगा या पुलिस के दावे से अलग रिपोर्टिंग करेगा तो उसके खिलाफ कई धाराएं लगा दी जाएंगी? दिल्ली पुलिस सहित कई राज्यों की पुलिस ने कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, आनंद नाथ और विनोद के जोश के खिलाफ असत्यापित खबर चलाने के आरोप में एफआईआर कर दी है। इन पर राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। क्या असत्यापित खबर कर देने का जुर्म राजद्रोह है? इसे आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन की बेंच के सामने पेश हुआ। याचिका में कहा गया है कि इन एफआईआर को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और अदालत नोटिस जारी करेगी कि भी 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। ट्वीट करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया। आपसी शत्रुता बढ़ाने के लिए समुदायों में ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, एक साजिश करार दे दिया गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इसी को लेकर जब शशि थरूर और पत्रकार पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे शुरुआत में गिरफ्तारी से संरक्षण देने की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि खतरा कहाँ है, कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। लेकिन जब कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि पुलिस यहाँ तक पहुँची है, कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करे तब तक उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट यही करता आया है। इस पर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था। उन्होंने कहा वो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो सबके लिए नहीं कुछ कह सकते। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जब तक मामले की सुनवाई हो रही है 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे। नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को भी और सभी राज्यों को और कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हरियाणा और राजस्थान में महापंचायतों का सिलसिला जारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के तहसील पीलीबंगा में भी महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हिस्सा लिया। महापंचायतों में उमड़ रही भीड़ बता रही है कि किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से निकलकर गांव-गांव में फैलता जा रहा है। मंगलवार दोपहर कुरुक्षेत्र पेहवा के गांव गुमथला में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत राजेवाल के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता भी शामिल हुए। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हुए। यहां रुपिंदर हांडा नाम की पंजाबी गायिका ने अपना हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया लोक गायक पुरस्कार वापस कर दिया। तो इस किसान की बेटी जो है, इन किसानों की बेटी है, वो भी खुश नहीं है, इसलिए ये मैं आज वोट वापस कर रही हूँ। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। इन पंचायतों के बारे में कैथल से सहयोगी सुनील रविश ने बताया कि हरियाणा में किसानों की महापंचायतों को जाति से नहीं जोड़ा जा सकता है। हर महापंचायत में कई जातियों के लोग आ रहे हैं। खेती से जुड़ी जिस जाति की प्रधानता जिस इलाके में अधिक होती है, वहां की पंचायतों में उनका दबदबा दिखने लगता है, मगर दूसरी जातियां भी मौजूद होती हैं। सुनील रविश ने बताया कि पिछले हफ्ते कैथल में भाजपा मंडल के किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफे दिए हैं। ये सभी लोग अलग अलग जातिगत समाज से संबंध रखते हैं, जैसे सैनी, राठौर, नायक, यादव और पांचाल।
हमने ये कहा है कि जो परजीवी कहा है भाई, हम परजीवी कहाँ है, आंदोलन जीवी परजीवी भी कहा, आंदोलन जीवी भी कहा, से तो एक नई वो करा है। क्या भगत सिंह ये थे? हम जुमलेबाज तो नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2011 में ये कहा था कि एमएसपी पे देश में कानून बनेगा, और उन्होंने कहा कि ये तो फिर जुमलेबाजी थी, ये तो इलेक्शन का स्टैंड था, तो ये तो गलत चीज है पूरी। बॉर्डर्स पे जाके रही हूँ, 10-10, 15-15 दिन में जाके रहे हैं। हमें इनका दर्द पता है, वो किस हालातों में, कितने मुश्किल हालातों में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड तब जरूरी होता जब ये सरकार इन किसानों के हक में उतरती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आज मैं इसलिए ये सम्मान वापस कर रही हूँ। 27 नवंबर को हरियाणा के किसानों के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया गया था। उसके पहले विभिन्न जिलों में कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों के वकील प्रदीप रापड़िया ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में माना कि 24 किसान नेताओं को शांति भंग करने के आरोप में जेल में रखा गया था और उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। कोर्ट में सरकार ने खुद अपने एफिडेविट में माना कि विभिन्न जिलों से, विभिन्न जातियों से 24 किसानों की गिरफ्तारियां की गई और कोर्ट की सुनवाई होने तक सबको रिहा कर दिया गया है। और हिरासत में 2-2, 3-3, 4-4 दिन रखने का जो कारण है वो भी इतने अजीबोगरीब हैं कि एक में कहा गया कि जो जमानत की 50,000 की जमानत कही गई देने के लिए, जो कि बड़े ही, जो कोर्ट में सीरियस मामले होते हैं लड़ाई झगड़े डकैती के, उनमें भी इतनी ज़्यादा जमानत नहीं मांगी जाती है। लेकिन एनीवे 50,000 की जमानती परिवार वाले पेश हुए, उन्होंने गाड़ी की आरसी दी। तो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस आरसी को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास भेजा जाए, वेरिफिकेशन आएगी फिर हम रिहा करेंगे। इन 24 लोगों की सूची देखें तो हर जाति के किसान नेता इसमें शामिल हैं। जसबीर तंवर गुज्जर समाज से आते हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। यमुनानगर से सुभाष गुज्जर को भी हिरासत में लिया गया था। सरकार और कुछ, मैं तो कहता हूं तथाकथित मीडिया संस्थान इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि जातिवादी रंग दे दिया जाए, जाटों का आंदोलन बता दिया जाए। हमने इसको इस डर के तहत ही पहले लगभग 1 महीना पहले हमने एक यात्रा निकाली थी जींद के किनाना गांव से दिल्ली टिकरी बॉर्डर तक, लगभग 100 किलोमीटर की, 100 लोगों ने। और उस मेरे सभी साथी, उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो जाट नहीं थे, खेती से जुड़े हुए लोग सभी। उसमें ब्राह्मण थे, राजपूत थे, सैनी थे, यादव थे, रोड थे, सभी बिरादरियों के लोग थे, गुज्जर थे। जैसे मैं कहना चाहता हूं, मैं जसबीर तंवर गुज्जर हूं और मैं कहता हूं ये कानून हमारे खेत पर भी लागू होते हैं। और मैं अपने समाज से भी कहना चाहता हूं इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और इस आवाज को मजबूती से उठाना होगा। किसान महापंचायतों से कांग्रेस दूरी बनाकर चलती रही, लेकिन दौसा की महापंचायत में सचिन पायलट की भागीदारी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महापंचायतों में हिस्सा लेने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 10 फरवरी को सुल्तानपुर जिले के चिलखाना में होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेंगी। आज राष्ट्रीय लोकदल ने अलीगढ़ के मुरबार पैंठ में महापंचायत बुलाई। इन महापंचायतों में भाईचारा प्रमुख होता जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो दूरी आई थी, उसे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है। दिल्ली और आसपास के खेतों में हाउसिंग सोसाइटी की इमारतें खड़ी हो गई। उनके आने के साथ गांवों की बहुत सी संस्कृतियां जो दिल्ली में दिख जाती थी, दिखनी बंद हो गई या कम हो गई। दिल्ली में 300 से अधिक गांव हैं। आज शाहजहांपुर में, जो अरवल के पास है,
कन्हैया दंगल का आयोजन हुआ। राजस्थान में खेले जाने वाले कन्हैया दंगल का दृश्य आप देखेंगे तो झूम उठेंगे। इसे कन्हैया दंगल कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज से यह जुड़ा हुआ है। हर गांव में कन्हैया दंगल की टीम होती है जिन्हें पार्टी या जोठ कहते हैं। 10 लोग पार्टी में गायन करते हैं। जब गाना चल रहा होता है तो बीच में कुछ लोग खड़े रहते हैं और बीच बीच में उछल कूद करते हैं। इन्हें मेड़िया कहते हैं। इनमें पौराणिक कथाओं का गायन होता है जिसके जरिए सामाजिक संदेश दिए जाते हैं। इस वक्त इब्राहिम खान और राम हरी मीणा की टीम ने खूब धूम मचाई है। दोनों दिल्ली में कूली का काम करते हैं। मीणा समाज से जुड़ी इस परंपरा का चेहरा बन गए हैं इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के पिताजी भी कन्हैया दंगल गाते थे। अरे जिए बिनु दे नदी बिनु बारी और ते सईनाथ पुरसु बिनु नारी। वेरी गुड सज्जनो, इस ध्येय के अंदर सांस नहीं है तो ध्येय कोई काम की नहीं है। और जिस नदी में पानी की आवक नहीं है वो नदी कोई काम की नहीं है भैया। और सज्जनों, जिस स्त्री का मर्द मर गया हो उसका जीने में जीना। मेरी सुन ले भाई। कन्हैया दंगल गाने वाली पार्टी अपने खर्चे से दंगलों में जाती है, गाने के पैसे नहीं लेती। ये सारी जानकारी मुझे पिंटू मीणा पहाड़ी से मिली है। आज शाहजहांपुर के किसान आंदोलन में कन्हैया दंगल खेला गया। इसमें टोडा भीम के खेड़ी गांव की पार्टी व नांदरी गांव की कन्हैया पार्टी ने हिस्सा लिया। न्यूज क्लिक चैनल और वेबसाइट के दफ्तर में ईडी ने छापे डाले हैं। यह चैनल सरकार से सवाल करता रहता है। मशहूर एंकर अभिसार शर्मा इसी चैनल के लिए कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है न्यूज चक्र और बोल के लब आजाद हैं तेरे। ईडी न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर और इसके व्यवस्थापकों के यहां छापे डाल रही है। भारत में प्रेस की आजादी है जो कि आप देख ही रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा पर बात करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ऋषिगंगा नदी इतनी विकराल क्यों हुई, इतनी तबाही उसने क्यों बरपाई, ये बताने के लिए आज हमारे पास एक्सक्लूसिव सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए कि इतनी ताकत इस नदी में आई कहां से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक विहंगम तस्वीर, एक लॉन्ग शॉट उस पूरे इलाके का जिसको जानना जरूरी है। यह है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और उसका एरिया जहां कई बड़े पर्वत हैं, दूनागिरी, नंदा देवी, नंदाकोट, मृगथुनी, त्रिशूल, नंदा घुंटी। यहीं त्रिशूल और नंदा घुंटी के करीब से निकलती है ऋषिगंगा जिसमें 1-2 ट्रिब्यूटरीज और मिलती हैं। यही ऋषिगंगा जो आप देख रहे हैं नीले निशान से,
इसी पर जहां पर ये ऋषिगंगा नदी का नीला निशान खत्म हो रहा है, वहीं से शुरुआत हुई इस त्रासदी की। आपको सैटेलाइट की अब एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर आप देखेंगे, उसमें आपको 6 फरवरी की तस्वीर दिख रही है। ये वो जगह है जहां पर त्रिशूला ग्लेशियर से एक बड़ा हिमस्खलन के बाद एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटा, एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और रॉक फेस जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। अगली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं, यानी हिमस्खलन के अगले दिन की, यानी जो ऋषिगंगा की तबाही है उसके अगले दिन की। आप देख सकते हैं कि चट्टानें और हिमखंड टूट करके यहां नीचे गिरे, और जो नीचे गिरे वो ग्लेशियर ऋषिगंगा नदी में मिलता है। अगली तस्वीर 6 और 8 फरवरी की तुलना आप देख सकते हैं। इससे साफ पता लगता है कि यहीं से ट्रिगर हुआ था ऋषिगंगा नदी में तबाही का वो पूरा का पूरा सीन, यानी यहीं से वो ताकत उस नदी को मिली। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, एक और शॉट। ये 6 फरवरी को वही एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी सर्दियों के दिन हैं, बर्फ़ है, ये है वो पूरा इलाका। ये 6 फरवरी यानी त्रासदी से एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। ऋषिगंगा नदी यहीं से आती है और यहाँ बर्फ़ है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं अगली। आप देखिए 7 फरवरी को जब यहाँ पर ऋषिगंगा नदी में उफान आया तो उसके बाद स्थिति क्या थी, यानी इतने बड़े इलाके में आपको धूल जो दिख रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पर ये हिमस्खलन हुआ, इसके साथ काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ और ये पूरा धूल भरा एरिया हो गया। और यहाँ पर वो नदी ट्रिगर हुई जिसकी वजह से तपोवन में और रैणी गांव के पास जो पावर प्रोजेक्ट है वो 2 पावर प्रोजेक्ट बह गए। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इसी इलाके की, एक और उसमें आप ये देख सकते हैं तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी तबाही हुई 6 फरवरी को। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी थी, पावर प्लांट कुछ साफ दिख रहा था। और अगली तस्वीर आप देखेंगे इस तबाही के बाद की, पूरा गाद और मलबा भर गया है वहां पर, जो नीचे नदी है वो काफी ऊपर आ गई है और सारा पावर प्रोजेक्ट उसको भयानक नुकसान पहुंचा है। फिर अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं फिर उसी एरिया की। ये 6 फरवरी की तस्वीरें हैं। आप फिर एक बार देखिए, ऋषिगंगा नदी जो ऊपर की तरफ है वहां अगली तस्वीर से पता लगेगा कि किस तरह से धुआं जो है वहां पर आया। ये ऋषिगंगा नदी आप देख रहे हैं, गोल निशान से हिमस्खलन से पहले का मंजर आपको दिख रहा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि उसमें किस तरह से ये पूरा का पूरा धूल का तूफान सा उठा, यानी उस नदी में जो ताकत आई उसने पानी तो बहाई, साथ में धूल भी काफ़ी ज़्यादा उसके साथ साथ उड़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो बता रही है कि यहाँ धूल और ये मलबा भी बिखरा काफ़ी करोड़ों टन मलबा जो है एक साथ नीचे की तरफ मोबिलाइज हो गया और उसने ताकत इतनी ज़्यादा इस नदी को सौंप दी और उसने नीचे भयानक तबाही मचाई। तो ये बता रहा है कि कैसे नदी उस दिन विकराल हुई। ये जो हिमस्खलन हुआ, ये जो चट्टानें टूटी, इन्होंने सर्दियों में अचानक नदी को कैसे मोबिलाइज किया? क्या वहाँ सब ग्लेशियर कुछ वाटर था पहले से या कोई ग्लेशियर लेक थी? डॉक्टर नवीन जुयाल जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कुछ इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी स्ट्रीम्स के जरिए इतना सारा पानी कहाँ से आया, तो उसको समझने के लिए हमें वहाँ पे एक लेक का होना बहुत जरूरी है। और उस लेक के पानी को अगर हमको बाहर निकालना तो उसमें हमको या तो उसके बैरियर को तोड़ना पड़ेगा या दूसरा नहीं तो उसको हमको स्नो एवलांच या रॉक एवलांच से उस पानी को स्प्लैश आउट करना पड़ेगा। संभावना ये लग रही है कि रॉक एवलांच या स्नो एवलांच ज़्यादा संभव लग रहा है। स्नो एवलांच के जरिए इस झील का पानी बाहर आया होगा और साथ में जो फ्रेश स्नो पड़ी थी वो मेल्ट आउट करती है, उसका डेब्री फ्लो के कंट्रीब्यूशन भी इस स्ट्रीम के अंदर गया और दोनों ने मिलकर जब वो नीचे की तरफ आए और जहाँ जहाँ उससे उन्हें संकरा रास्ता मिला इस घाटी के अंदर में, उन्होंने छोटे छोटे बांध बनाए और जब फाइनली फटते हैं तो एक प्रलयंकारी रूप लेते हैं, जो कि इस बाढ़ की अब तक की हमारी समझदारी है। और अब हम आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए भी ये पूरी त्रासदी। अगर आप देखें ऋषिगंगा से तबाही क्यों मची, ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर ये ग्लेशियर टूटा है, त्रिशूला ग्लेशियर टूटा है और उसके साथ नदी में बर्फ और पत्थर के बड़े टुकड़े गिरे और उसने ट्रिगर किया इस नदी को इस तरह से विकराल रूप। आगे अगर हम और देखेंगे किस तरह से ये नदी यहाँ संकरी घाटी से आई, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा था इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और मलबा जो है आगे रैणी गांव के नीचे से पुल को बहाते हुए और उसके बाद वहाँ एक पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाते हुए तपोवन पहुँचा और तपोवन में भी उसने पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि मलबा आता कहां से है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, हालांकि ये तस्वीरें उस इलाके की नहीं है जहां ये हादसा हुआ, ये सरस्वती वैली की हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोरैन यानी हिमोड़ क्या है,
जो मलबा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा हिमोड़ का होता है। हिमोड़ वो चीज़ है जो ग्लेशियर के पीछे छूटने पर पीछे छूटती भी जाती है। जब ग्लेशियर घटते हैं यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो पीछे वो इस तरह की गाद छोड़ते हुए जाते हैं, इस तरह की चट्टानें छोड़ते हुए जाते हैं जो लूज सॉयल होती है, लूज रॉक होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब ये कोई बड़ा इस तरह का ताकत पानी में आती है एवलांच के जरिए या फिर किसी भारी बारिश के जरिए, तो इस तरह का हिमोड़, इस तरह का जो एवलांच है ये पूरा का पूरा नदी के साथ नीचे आता है और बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। ये तस्वीरें हमें जियोलॉजिस्ट शुभ्रा शर्मा ने उपलब्ध कराई हैं। तो ये जो हिमोड़ है, ये जो मोरैन है, ये नीचे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और जो नीचे और भी मैनमेड बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए खतरनाक साबित होता है। देखते हैं जो दोनों जियोलॉजिस्ट हैं इस बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये मलबा है, मलबा इसी तरह से ये मोरैन का मलबा है जो ग्लेशियर्स के साथ आया है और इसने नुकसान पहुंचाया है। तो दोनों जियोलॉजिस्ट क्या जानकारी दे रहे हैं और क्यों हमें बड़े बांध ऊपर नहीं बनाने चाहिए ये सुनिए। उच्च हिमालय बहुत संवेदनशील है, चाहे हम उसको डायनामिकली कहें या चाहे क्लाइमेटिकली कहें, अर्थात रेनफॉल इंड्यूस्ड डिजास्टर और क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर के साथ साथ भूकंप से के कारण भी इस क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, हायर हिमालय। तो हायर हिमालय में जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ के भूगोल और भूविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। तो उच्च हिमालय में अगर हम कोई विकास की परियोजनाएं बनाते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसके भूविज्ञान और भूगोल को समझना। दूसरा मेरा कहना यह है कि आप जब तक वैज्ञानिकों को इन परियोजनाओं को जब आप उसको धरातल पर उतारते हैं, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। हमने यदाकदा इस बात को उठाया। 2013 की त्रासदी के बाद में हाइड्रो पावर कमेटी बनी, उसमें भी हमने इस बात को कहा कि इस क्षेत्र विशेष में आपको बांध नहीं बनाने चाहिए, आपको नदियों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये बात हमने रखी भी थी, कुछ देर तक लोगों ने इसको माना, परंतु फिर उसको इग्नोर कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस वैज्ञानिक की एक लिमिट होती है, साइंस की एक लिमिट होती है, जहाँ साइंटिस्ट अपनी बात रखता है, इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज दूसरी होती है। अगर 2013 और उससे पहले पीछे जाऊं तो 1970 की बाढ़ का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसको हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जी बिरय गंगा घाटी में गए थे, जिन्होंने उस नाव को भी देखा जो नाव उत्खनन के दरमियान अभी बाहर निकली है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस घाटी में इस ढंग की घटनाएं होती रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए हिमालयी नदियों की प्रकृति समझनी पड़ेगी, हिमालय का मिजाज समझना पड़ेगा और कुछ भी बनाने से पहले उसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखना होगा, सिर्फ नेताओं और ठेकेदारों के दबाव में नहीं। वक्त एक ब्रेक का।